डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो यूकल एमएसपी का जो केस चला हुआ है उसका बारे में कुछ सच्चाई, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। जो यूकल एमएसपी हमारे लिए सरकार क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में था, हमारे दो केसेस लगे हुए थे। एक डीजीआर के खिलाफ था, हमने उस पॉलिसी को चैलेंज किया था जिसमें कोल लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार और इनपैनलमेंट सिर्फ अफसरों की एजेंसी को किया जाता है और दिया जाता है। उसी तरह कोको पेट्रोल पंप भी, आपका सीएनजी पंप भी सारे के सारे अफसरों को दिया जाता है। ये सब क्रीम पॉलिसी अफसरों ने नियम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अपने लिए रिजर्व कर रखा है, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। सरकार ने अभी तक इस पर जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने 2 वीक का समय दिया, जून में इस केस का डिस्पोजल हो जाएगा। दूसरा केस इक्वल एमएसपी के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है। मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ, एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं हो कर रही है। तो उन्होंने उस चीज को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ ये देखना है। होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नहीं हुआ ये देखना है। इस पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च बॉडी है, इसको देखने के बजाय गवर्नमेंट के फाइनेंस हित को देख रही है। मुझे लगा है कहीं हम वित्त मंत्री के सामने तो केस फाइल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बात किया कि सरकार के पास लिमिट बजट होता है। चलिए, तो चर्चा का विषय, ऑर्डर का विषय नहीं है। ऑर्डर में ये हुआ है कि हमें परमिशन दिया गया है डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और पे कमीशनों को भी देंगे, पे कमीशन को भी देंगे। अगर गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई एसएलपी, जो इक्वल रेट ऑफ एमएसपी किससे संबंधित है, के संबंध में आपको विस्तार से बताता हूं। एसएलपी क्यों जरूरी है। आप सबको मालूम है कि हाई कोर्ट दिल्ली ने हाई कोर्ट चंडीगढ़ के एक आदेश का हवाला देके इक्वल एमएसपी की हमारी रीट को खारिज कर दिया था। अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देते हैं तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स और सिविल ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट को ये आधार मिल जाएगा और भेदभाव करने के लिए। वो अपने हर तरह के भेदभाव को सही ठहराएंगे। और 8 पे कमीशन की घोषणा भी हो गई है, जिसका प्रभाव इसमें भी पड़ेगा। इसलिए इस इक्वल एमएसपी की केस को बहुत मजबूती के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ना जरूरी है। अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो भेदभाव के हम नए और भेदभाव करने के हम रास्ते इनको दे देंगे, जो कि हमें देना नहीं है, हम देना नहीं चाहते। अब चुनौतियां क्या है। सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो मैं आपको बता दूं। मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स मतलब सर्विस हेडक्वार्टर सुई के नोक बराबर भी कंसेशन जेसीओ जवान को नहीं देना चाहता, किसी भी मामले में, डिस्क्रिमिनेशन के और मामले में भी। सिविल ब्यूरोक्रेट्स को इसको इंटरेस्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट का ही इस खजाने सेव करने में लगे रहेंगे और गवर्नमेंट उसका पैसा बचेगा। इसलिए इसको चैलेंज करना जरूरी है, ताकि डिस्क्रिमिनेशंस का इसको आधार बना के और भविष्य में भेदभाव ना हो। अगर हम लोग ये केस जीत जाते हैं तो हो सकता है कि सारे भेदभाव ही खत्म हो जाए और अन्य भेदभाव खत्म करने का, फाइनेंशियल भेदभाव खत्म करने का यह आधार होगा। और चुनौतियां क्या है। हमारे कुछ
सर्विस हेडक्वार्टर खिलाफ है, समझ में आता है। मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स खिलाफ है, समझ में आता है। सरकार खिलाफ है, हमारी समझ में आता है। लेकिन कुछ जवान जो एडवोकेट बने हुए हैं और एक यूट्यूबिया, ये अपने व्यक्तिगत लोभ लालच के चक्कर में इस केस को खराब करने में टूल किट का काम कर रहे हैं। हमने रीट में एक वॉइस के साथ साथ एक सेना के सूबेदार, एक नेवी के पेटी अफसर और एक सार्जेंट एयरफोर्स को पार्टिशनर बनाया था। और जब एसएलपी फाइल करते हो तो किसी का नाम नहीं हट सकता, इनका नाम रहेगा। लेकिन एयरफोर्स का जो सार्जेंट है, जो आजकल एडवोकेट करके घूमता फिर रहा है, उसने साइन करने से मना कर दिया। बार बार अप्रोच करने के बाद एसएलपी की डेट खत्म हुए जा रही थी। अगर हम लोग समय पे फाइल नहीं करेंगे तो हमें डिले रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। ये उसको डिले ऑन करता रहा, साइन नहीं किया। बाद में मजबूरी में हम लोगों ने उनका नाम हटा के केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार रजिस्ट्री ने उसका नाम पेटिशनर से हटा के रिस्पोंडेंट में कर दिया। जब उसका नाम रिस्पोंडेंट में किया तो कल भाग के जाके कैविएट फाइल कराया। और ये जो स्वार्थी लोग हैं, जो इनका गिरोह है, किसी को केस चाहिए तो किसी का वॉइस का फंड चाहिए। ये सिर्फ ना साइन करने से मना किया, बल्कि और जो पिटिशनर हैं उनको भी भड़काता रहा कि आप भी साइन मत करो। मतलब ये जो 3-4 लोग हैं, ये खुलेआम लाखों एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सब मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। इनकी हरकत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो ये रही चुनौतियां। अब विकल्प क्या है, उपाय क्या है, कैसे हम इसका समाधान निकालें? तो देखिए, जब हम लोग हाई कोर्ट में लड़ रहे थे तो वहां भी स्ट्रेटेजिकली केस को कमजोर करने का प्रयास हुआ और पब्लिक को ये दिखाने का प्रयास हुआ कि भाई वॉइस नहीं लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं। एक महिला आती थी यूट्यूब पे, वो दावा करती थी कि केस वही लड़ रही है, वो पैसे नहीं ले रही है। 2-3 और एडवोकेट आ जाते थे काला कोट पहन के, बोला हम लड़ रहे हैं। लड़ कोई नहीं रहा था। उनकी जो इंटरेस्ट था, उनका इसमें इंटरेस्ट था कि केस खराब हो और लोग वॉइस को फाइनेंशियल सपोर्ट न करें, मेंबरशिप लेकर सपोर्ट न करें, ये केस हार जाए। लिहाजा हमने जोरदारी से लड़ा। और आप ऑर्डर देख लेना, ऑर्डर में सब बात हमारी मानी है, सिर्फ पैसे देने वाली बात नहीं मानी है। उसको हम लोग यहां प्रयास कर रहे हैं रेक्टिफाई करने का। तो एक तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट से गायब है, उनका फिर आएंगे। जब नोटिस इश्यू हो जाएगा तो फिर पीछे आएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, कह देंगे हम लड़ रहे हैं, वॉइस को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम तो फ्री में लड़ रहे हैं। तो ये सब जो साजिश षड्यंत्र चल रहा है, इससे आप लोग सावधान रहिए। आपको मालूम है कि वॉइस ने हाई कोर्ट में भी लड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी फाइल किया, और कोई नहीं है। तो ये सारी षड्यंत्र, सारे नाटक नटंकी, सारी गद्दारी का एक ही जवाब है कि आप वॉइस के साथ लाखों में जुड़ें, लाखों में सदस्यता लें, ताकि हम लोग मजबूती के साथ, दमदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ें और जिसका इंपैक्ट 8वें पे कमीशन पे भी पड़े। हम लोग इनको फ्री हैंड नहीं देने वाले हैं, वॉक ओवर नहीं देने वाले हैं। बिना लड़े, बिना मजबूती से लड़े इनको हम लोग वॉक ओवर नहीं देंगे। ये आप सबके हाथों में है। सब षड्यंत्र फेल हो जाएंगे, सारी जो भी नीति कूटनीति चल रही है सब फेल हो जाएंगे अगर आपने वॉइस की सदस्यता लाखों में ले लिया। हमें भी मोरली सपोर्ट के साथ साथ कुछ आर्थिक सहयोग हो जाएगा मेंबरशिप लेने से, और हम केस को मजबूती से लड़ पाएंगे। ये लोग हमारे एडवोकेट को भी फोन करके कह रहे हैं कि वॉइस ने बड़ा फंड इकट्ठा कर लिया, इनसे पैसे ले लो। आज ही हमारा एडवोकेट का मुंशी और पैसे मांग रहा था, बोला हमें तो ये फोन करके कह रहे हैं कि बड़ा पैसे कलेक्शन कर लिया है।
पूर्व वकीलों को भी भड़काया गया कि इनसे पैसे लो। मतलब इनका है कि जो कुछ फंड है थोड़ा बहुत, वो या तो इनको नहीं मिले तो एडवोकेट लेके जाएं, ये लोग साफ हो जाएं और केस हार जाए। तो ये सब टूल किट है। ये इनके निजी स्वार्थ की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, और जो खेल करने वाला वो खेल कर रहा है। लेकिन आप इस सबसे निश्चिंत रहिए, हमको मजबूती के साथ सपोर्ट करिए, वॉइस को मजबूती के साथ सपोर्ट करिए। जय। कल 2 दिन पहले नायक निर्मल जी जो वेस्ट बंगाल के हैं, उनका फोन आया था कि आपके एसोसिएशन से कभी जुड़ा व्यक्ति जो एडवोकेट होने का दावा कर रहा है, एडवोकेट है, कह रहा है कि मैं वाई ग्रुप को एक्स ग्रुप का पे दिला दूंगा। वाई ग्रुप के हैं, उनको एक्स ग्रुप का पे दिलाने का वादा कर रहा है। आप इस तरह के किसी झांसे में ना आए। कुछ लोग वॉइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी संज्ञान में बात आ रही है, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और उस व्यक्ति ने एक ईमेल भी खोल रखा है, voiceofexserviceman1@gmail.com, और वॉइस का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। आप किसी भी एडवोकेट के जो इस तरह के झांसे दे रहे हैं या वॉइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। ये लोग पहले ही जेसीओ जवान के कोच को बहुत बुरी तरह से अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज मेरा आग्रह है कि इनके बहकावे में ना आए। एक्स पे और प्री मैच्योर रिटायरी ऑन रिक्वेस्ट जो रिटायर गए हैं, इनका केस करने के लिए केवल सोसाइटी ने राजीव बहल जो लीगल हेड हैं और वाइस चेयरमैन है सोसाइटी के, उनको ऑथराइज किया है। आप कोई भी इस तरह के केसेस है उनको ही अप्रोच करिए। हमने और किसी को ऑथराइज नहीं किया हुआ है। जो हमारा नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है, हो जाता है। तो सरकार के लिए सबसे अच्छा अवसर होता है कि उनके खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ निर्णय ले सके। और ये सब निर्णय अपने फाइनेंस बचाने के लिए करते हैं, अपनी बजट बचाने के लिए करते हैं। अभी हमने ये देखा कि पिछले कुछ वर्षों से, महीनों से, पूर्व सैनिक जेसीओ एनसीओआर के आंदोलन में जड़ता आ गई है, बड़ा एक तरह से खत्म होने के कगार पे है। तो हम लोगों ने सभी संगठनों को इकट्ठा करके प्रयास किया कि इनमें जड़ता खत्म करने के लिए, अपनी मांगों को जोड़ देने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे 27 अप्रैल 2025 को किया जाए। अब यह आंदोलन 2 कारणों से और भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहला कारण है कि पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब देते हुए सरकार ने सिर्फ सिविल पेंशनरों को स्टेट दिए हैं, डाटा दिए हैं, पूर्व सैनिक पेंशनरों के संबंध में कुछ नहीं बोला। दूसरा, एक फाइनेंस बिल जो पार्लियामेंट में टेबल्ड है, उसमें एक चैप्टर ऐड किया गया है, वैलिडेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल एंड प्रिंसिपल फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन लाइबिलिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो दूसरा वाला फाइनेंस बिल था, इसमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन को आशंका है, उनका एप्रीहेंशन है कि कहीं जो 8 पे कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ बाद में जाने वाले, मतलब 1 जनवरी 2026 के बाद जाने वाले पेंशनरों के संबंध में ही अपनी रिकमेंडेशन न दे और पीछे वालों को छुए भी मत। अगर ऐसा होता है तो 7 पे कमीशन या उससे पहले जितने भी पेंशनर गए हैं, इनकी पेंशन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं होगी। ये इनको बहुत बड़ा घाटा होगा और ये गवर्नमेंट के लिए आइडियल समय लगता है कि अभी सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्यों ना ये अपनी फाइनेंस लायबिलिटीज को खत्म किया जाए, कम किया जाए। सिविल ऑर्गेनाइजेशनों ने इसके संबंध में गवर्नमेंट पर प्रेशर माउंट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने डेलीगेशन भेज के वार्ता भी किया है, लेकिन अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस 8 पे कमीशन का हुआ नहीं है। उनकी मांग ये है कि 8 पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हो उसके इसमें शामिल किया जाए कि भाई ये जो 8 पे कमीशन है ये पूर्व में गए पेंशनरों के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट देगा और पैरिटी को खत्म करेगा, जैसे पिछले पे कमीशनों में होता रहा। तो अब हमारी आंदोलन जो 27 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित है, उसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है। तो मैं भारत के सभी पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने ईगो में, नादानी में
इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि अगर अहित हो गया, पहले नहीं जगे, अगर अहित हो गया तो बाद में आप हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लाठी पीटते रह जाएंगे, सांप निकल जाएगा। कई संगठन जो बड़े होने का दावा करते हैं, उन्होंने 27 मार्च में शामिल होने से एक तरह से इनकार कर दिया है। तो मैं पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं, आप किसी फोरम का गुलाम मत बनिए। आपने गठन किया है पूर्व सैनिकों के हितों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के युगों को सेटिस्फाई करने के लिए आपका गठन नहीं हुआ है। तो आप उनके जालों में मत आइए और आप 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे आइए। भारत के पूर्व सैनिकों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप किसी संगठन का गुलाम मत बनिए, कि पहले ही ब्रिटिश काल के गुलामी काल के कानूनों ने हमारा बहुत ज्यादा अहित किया हुआ है, अहित करते आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग संघर्ष हैं, और भी उसमें मकर जाल में ना फंसिए। आप संगठन नहीं आते, छोड़िए संगठन को, आइए 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे और अपने अधिकारों के संबंध में, अपनी मांगों के संबंध में अपनी आवाज को बुलंद रखिए, ताकि सरकार को पता चले कि हम जगे हुए हैं, हम सोए हुए नहीं हैं, और कोई भी आपका निर्णय जो हमारे खिलाफ है उसका हम डट के विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत।